गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुष्मान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। हम ट्रांसफार्मर यूनिट को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट के 2 लेक्चर्स के अंदर हमने आइडियल ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड मतलब आदर्श परिणामित्र और ट्रांसफार्मर का बिना लोड के परिचालन के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम ट्रांसफार्मर ऑन लोड यानी ट्रांसफार्मर का लोड के ऊपर प्रचालन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही यानी इस टॉपिक के नाम से हमें पता चल रहा है कि इस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रांसफार्मर रहेगा उसको हम लोग लोड लगाकर प्रचालित करेंगे, मतलब उसकी सेकेंडरी साइड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लोड को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी अगर हम लोग इसके सर्किट की बात करते हैं तो इसके केस में क्या रहेगा, जैसे ये जैसे क्रोड है, ठीक है, तो इस क्रोड के ऊपर हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर की संरचना के लिए हम लोग ये बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर की एक तो प्राथमिक कुंडली रहती है यानी प्राइमरी वाइंडिंग रहती है, ठीक है, और एक क्या रहती है, द्वितीयक वाइंडिंग, ठीक है, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग, ऐसा कुछ। लास्ट के दोनों लेक्चर्स थे, उन दोनों लेक्चर्स के अंदर हमने क्या देखा था कि भाई हमने क्या करा था, सिर्फ ट्रांसफार्मर का जो इनपुट रहा था ना, उस इनपुट को हमने V1 वोल्टेज से सप्लाई दी थी और इस जो सेकेंडरी साइड थी यहाँ पे हमने कोई भी चीज़ या कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं कर रखा था। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लोड को कनेक्ट करेंगे, यानी जैसे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक लोड को कनेक्ट कर दिया। तो इस केस के अंदर ये ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही आपको पता है कि भाई हमने क्या करा, ये प्राइमरी साइड का आप देख पा रहे हो कि इस जो सर्किट है वो क्या है, क्लोज्ड है। तो जैसे ही सर्किट क्लोज होता है तो क्या होता है, आपको ध्यान है, यहाँ पे एक करंट प्रवाहित होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, I, ठीक है, और प्राइमरी करंट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, I1 बोलेंगे। जब हम लोग नो लोड प्रचालन की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग इसको I1 ना लेके क्या ले रहे थे, I0 ले रहे थे। I0 क्यों ले रहे थे, क्योंकि वहाँ पे हमें ये चीज़ स्पेसिफिकली ध्यान रहे कि I0 मतलब I ओपन सर्किट करंट है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे जो करंट I1 जा रही है और I1 जाने के कारण मैंने क्या बताया, इसकी जब हमने कार्यप्रणाली पढ़ी थी तो क्या बताया था कि जैसे ही कुंडली के अंदर से कोई भी धारा प्रवाहित होगी तो क्या होएगा, यहाँ पे एक परिवर्तन होने वाला चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा और वो फ्लक्स इस कुंडली और इस कुंडली दोनों के अंदर क्या रहेगा, लिंक करेगा, जिसके कारण क्या होएगा, इसके अंदर भी एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा और एक इसके अंदर भी एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। ठीक है, हमने जो प्राइमरी साइड के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल था उसको हमने E1 का नाम दिया था। किसका नाम दिया था, E1 का नाम दिया था। और जो सेकेंडरी साइड के अंदर जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है उसको हमने क्या नाम दिया था, E2 का नाम दिया था। ठीक है, और जो आउटपुट में हमें वोल्टेज मिलती है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, V2 बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, V2 बोल रहे थे। ठीक है, ये V2 वो वोल्टेज है जो कि लोड को एक्चुअल के अंदर मिलेगी। ये वोल्टेज इस वोल्टेज से, प्रेरित वोल्टेज से या विद्युत वाहक बल से एक्चुअल में कम रहती है। क्यों कम रहती है, क्योंकि जब जो भी वोल्टता या जो भी विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है ना, वो पूरा का पूरा आउटपुट तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर आप प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करते हो तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होती है, क्षतियाँ होती है, और अगर क्षतियाँ होंगी तो जो चीज़ आपने बनाई है वो पूरी की पूरी आगे तक नहीं पहुंच पाएगी। क्यों, क्योंकि क्षतियों के अंदर कुछ ना कुछ शक्ति क्या होएगी, वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो आउटपुट की वोल्टेज रहेगी ना, ये इस विद्युत वाहक बल से क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, अब क्योंकि ये जो सर्किट है ना, सेकेंडरी सर्किट भी क्या हो गया, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या हो गया, ये क्लोज हो गया। तो इस केस के अंदर यानी ये जो टॉपिक है, इस केस के अंदर इस सेकेंडरी के वाइंडिंग के अंदर भी क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, धारा क्यों प्रवाहित हो रही है, क्योंकि ये सर्किट अब क्लोज हो गया है। लास्ट के जो टॉपिक्स थे उनके अंदर ये सर्किट क्या था, ओपन था, तो इसके केस के अंदर क्या हो रहा था, धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। ठीक है, तो अब जैसे सेकेंडरी के अंदर जो धारा प्रवाहित होगी उसको हम लोग नाम दे देते हैं I2 बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो प्राइमरी के अंदर जो टर्न्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, N1 बोलते हैं, और सेकेंडरी के अंदर क्या जो टर्न्स है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, N2 बोलते हैं। ठीक है, अब जब भी हम लोग ट्रांसफार्मर के और लोड के प्रचालन की बात करते हैं तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, इनपुट से स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ही आपने क्या करा, आपने जैसे ही अगर ट्रांसफार्मर को सप्लाई दी ना, तो ट्रांसफार्मर को सप्लाई देते ही ये ट्रांसफार्मर के अंदर क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग क्या है, क्लोज है, तो यहाँ पे क्या होएगा, एक धारा प्रवाहित होगी। और ये धारा प्रवाहित जैसे ही कुंडली के अंदर से
प्रवाहित होगी ना, तो क्या होएगा, इस कुंडली के द्वारा, प्राइमरी कुंडली के द्वारा क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, अगर हम लोग उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, उस फ्लक्स उत्पन्न को अगर हम लोग जैसे क्या बोलते हैं, φ1 बोलते हैं। क्या बोला मैंने, φ1 ये फ्लक्स है, वो फ्लक्स है जो फ्लक्स इस प्राइमरी वाइंडिंग के कारण उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो वो जो फ्लक्स रहेगा वो इस वाइंडिंग तक कैसे पहुंचेगा, इस कोर के थ्रू क्या होएगा, वो प्रवाहित होके। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे उस फ्लक्स को बना दिया जो कि क्या है, φ1 फ्लक्स है। ठीक है, ये φ1 फ्लक्स किसके कारण उत्पन्न हुआ, इस धारा के कारण। ये धारा जब इस कुंडली के अंदर प्रवाहित हुई। ठीक है, अब तक हम लोग क्या चीज़ देख रहे थे कि यहाँ पे सेकेंडरी साइड के अंदर जो धारा थी ना, वो क्या हो रही थी, प्रवाहित नहीं हो रही थी। पर इस केस के अंदर क्या हो रहा है, यानी इस ट्रांसफार्मर के केस के अंदर लोड के ऊपर क्या हो रहा है कि यहाँ पे भी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब अपने को क्या पता है कि धारा किसी भी प्रकार की हो, किसी भी कुंडली के अंदर से प्रवाहित होएगी, तो उस कुंडली के अंदर क्या होएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और वो चुंबकीय क्षेत्र क्या बोल रहा हूँ मैं, वो चुंबकीय क्षेत्र अगर परिवर्तन होने वाला है और वो किसी भी कुंडली से लिंक कर रहा है, तो क्या होएगा, वहाँ पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंडरी साइड के अंदर क्या हुआ, जैसे ही ये धारा प्रवाहित हुई ना, तो ये धारा किस में से प्रवाहित हो रही है, एक तरीके से इस कुंडली में से भी प्रवाहित हो रही है। तो अगर कुंडली में से प्रवाहित होएगी तो उस कुंडली में क्या उत्पन्न होना चाहिए, एक तरीके से चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होएगा, वहाँ पे फ्लक्स बनेगा। ठीक है, अब इसके कारण जो फ्लक्स बनता है ना, उस फ्लक्स को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, φ2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, φ2 बोलते हैं। ठीक है, अब क्योंकि इसके कारण जो फ्लक्स हो रहा है वो φ2 उत्पन्न हो रहा है, और अपने को क्या पता है कि यहाँ पे जो वोल्टता प्रेरित होती है ना, वो वोल्टता इस वोल्टता का विरोध करती है। क्यों करती है, ये चीज़ हम लोग लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। इसलिए करती है क्योंकि यहाँ पे लेंज का नियम क्या लगता है। ठीक है, और लेंज का नियम लगता है तो वो कैसे लगता है, ये विरोध कैसे करेगी, इसकी विपरीत दिशा के अंदर प्रवाहित होके। ठीक है, तो अगर इसके कारण भाई ये इसका विरोध कर रही है, तो ये धारा किसका विरोध करेगी, इस धारा का विरोध करेगी। ठीक है, और कैसे विरोध करेगी कि इसके विपरीत दिशा के अंदर प्रवाहित होके। तो आप नोट भी कर पा रहे होंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जैसे ये कोर है ना, तो ये जो करंट है ना, ये तो कोर की तरफ प्रवाहित हो रही है, और ये जो करंट है ना, क्या है, कोर के से बाहर की तरफ प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो दोनों की विपरीत हो गई। कैसे होगी, देखो है ना, जैसे ये कोर है तो एक तो इसकी तरफ प्रवाहित हो रही है, और अगर ये विरोध नहीं करती ना, तो ये इसकी तरफ प्रवाहित होनी चाहिए थी, पर क्या हो रहा है, ये इसके विपरीत प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब क्योंकि ये धारा इसके विपरीत प्रवाहित हो रही है ना, तो क्या होएगा, इसके कारण जो फ्लक्स बनेगा, वो फ्लक्स भी प्राइमरी फ्लक्स के क्या होएगा, विपरीत प्रवाहित होगा। ठीक है, और विपरीत फ्लक्स अगर प्रवाहित होगा, ये कौन सा फ्लक्स है, मैंने बोल दिया φ1 फ्लक्स है, तो विपरीत अगर प्रवाहित होगा तो कैसे प्रवाहित होगा, वो इसी के अंदर ऐसे कुछ प्रवाहित होगा। ठीक है, और इसकी दिशा φ2 की दिशा कैसी रहेगी, ऐसी रहेगी। ठीक है, किसके विपरीत, इसके विपरीत। ठीक है, ये कौन सा फ्लक्स है, इसको हम लोग बोल रहे हैं φ2 बोल रहे हैं। ठीक है, अब जैसा कि अपने को पता है कि यहाँ पे ये जो दोनों के दोनों विद्युत वाहक बल है ना, एक तो ये और ये। ठीक है, ये दोनों के दोनों किसके कारण उत्पन्न हो रहे हैं, यहाँ पे जो भाई यहाँ पे ये दोनों के दोनों फ्लक्स किसके कारण उत्पन्न हो रहे हैं, ये एक तरीके से यहाँ पे जो चुंबकीय वाहक बल प्रवाहित हो रहा है ना, चुंबकीय वाहक बल। ठीक है, बल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपने चुंबकीय क्षेत्र के अंदर पढ़ा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं MMF। ठीक है, तो प्राइमरी साइड में जो MMF उत्पन्न होगा ना, वो तो क्या रहेगा, N1I1। ठीक है, N1I1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो कितनी है, I1 है, और यहाँ पे जो टर्न्स है वो कितने हैं, N1 है। ऐसे ही यहाँ पे जो रहेगा ना, MMF इज इक्वल टू क्या रहेगा, N2I2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, ये फ्लक्स इसका विरोध कर रहा है। ठीक है, ये विरोध कर रहा है तो क्या करेगा, ये ऐसी कोशिश करेगा कि इसके कारण भाई इसका विरोध करेगा तो क्या होएगा, एक तरीके से जैसे अगर
कोई भी जैसे फ्लक्स इस दिशा में जा रहा है और कोई विपरीत फ्लक्स इसके ऊपर लगता है तो क्या होएगा, ये जो फ्लक्स रहेगा ना, ये फ्लक्स एक तरीके से दबेगा मतलब कैसे कि भाई वो क्या होएगा, कम होने की कोशिश करेगा या फिर कमज़ोर पड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये फ्लक्स कमज़ोर पड़ रहा है ना, कौन सा φ1 फ्लक्स कमज़ोर पड़ रहा है, किसके कारण पड़ रहा है, φ2 के कारण फ्लक्स कमज़ोर पड़ रहा है, तो क्या होएगा, ये जो यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होएगा, कम होएगा। क्या होएगा, कम होएगा। क्यों, क्योंकि इसने इस फ्लक्स का विरोध कर दिया तो ये कम होने की कोशिश करेगा, ये कम होने की कोशिश करेगा तो ये किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, इस I1 के कारण उत्पन्न हो रहा है, और ये I1 क्या होगी, एक तरीके से कम होने की कोशिश करेगी। ठीक है, हमें यहाँ तक नहीं जाना, हमें यहीं पे समझना। देखिए ना, जैसे अगर ये φ1 फ्लक्स कम होएगा ना, तो अगर बाई चांस φ1 फ्लक्स कम होएगा तो क्योंकि फ्लक्स कम हो रहा है तो उस फ्लक्स के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, वो क्या होएगा, कम होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस फ्लक्स के कारण इस कुंडली में कौन सा प्रेरित हो रहा है विद्युत वाहक बल, E1 हो रहा है, तो E1 क्या होएगा, कम होने की कोशिश करेगा। ठीक है, और जैसे ही ये कम होगा ना, कौन, E1 कम होएगा, तो क्या होएगा, इसके और इसके बीच में क्या रहेगा, एक तरीके से, यानी किसके इसके बीच में बोल रहा हूँ मैं, V1 और E1 के बीच के मध्य का जो अंतर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, वापस बता रहा हूँ मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि हमने इसके अंदर प्राइमरी के अंदर करंट प्रवाहित करी I1 प्रवाहित करते ही इसके अंदर से कोर के अंदर एक फ्लक्स प्रवाहित हुआ जिसको हमने क्या बोल दिया, φ1। ठीक है, अब क्योंकि सेकेंडरी साइड भी क्लोज है तो यहाँ पे करंट कौन सी प्रवाहित होएगी, I2 प्रवाहित होएगी, और इसके कारण जो फ्लक्स प्रवाहित होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, φ2 फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, और ये किसके कारण प्रवाहित हो रही है, इस प्राइमरी वोल्टेज के कारण या प्राइमरी करंट के कारण। तो यहाँ पे लेंज का नियम लगेगा और ये इसका विरोध करेंगे, कौन, ये धारा भी और ये फ्लक्स भी। अगर फ्लक्स विरोध करता है तो वो क्या करेगा, इस प्राइमरी फ्लक्स के विपरीत दिशा के अंदर क्या होएगा, प्रवाहित होएगा, और ये विपरीत दिशा में प्रवाहित होगा तो इस फ्लक्स को क्या करेगा, ये कमज़ोर करेगा, और ये फ्लक्स कमज़ोर होएगा तो इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होएगा, कम होएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये फ्लक्स कम हो रहा है ना, तो ये क्या कोशिश करेगा, ये कोशिश करेगा कि वो जो कमी है ना उसको वो पूर्ति करे। ठीक है, और वो पूर्ति कैसे करेगा, वो पूर्ति करेगा इस वोल्टेज सोर्स से धारा और ज़्यादा खींच के। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, वहाँ पे ये और ज़्यादा धारा को खींचने की कोशिश करेगा, यानी लोड के कारण, क्योंकि लोड बढ़ गया ना तो क्या होएगा, वो क्या करेगा, और धारा खींचने की कोशिश करेगा, और वो जो धारा होगी ना खींची गई, जो अब खींची जाएगी, उस धारा को हम लोग बोलते हैं I2 डैश। ठीक है, ये I2 डैश कौन सी धारा है, ये I2 डैश इस सेकेंडरी के कारण, द्वितीयक कुंडली के कारण इस प्राथमिक कुंडली के अंदर खींची गई धारा है। ठीक है, ये क्यों खींची गई है, ये इसलिए खींची गई है ताकि जो फ्लक्स कमजोर हुआ है ना, उस फ्लक्स को क्या कर पाए, ये उस फ्लक्स को वापस से मजबूत कर पाए। ठीक है, और ये कब मजबूत होगा, ये तब मजबूत होगा जब ये जो धारा रहेगी ना, इस धारा से जो भी फ्लक्स अगर उत्पन्न होता है, जैसे अगर अपन उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, φ2 डैश। ठीक है, ये कब मजबूत हो पाएगा, वो जब मजबूत हो पाएगा कि ये जो फ्लक्स है ना, ये उतना हो कि भाई इसके बराबर रहे, किसके, φ2 के बराबर रहे, और ये क्या करे, इसका विरोध करे, और इसको ये क्या कर देवे, कैंसिल कर देवे। ठीक है, ये अगर इसको कैंसिल कर देगा तो ये क्या होगा, एक तरीके से निष्प्रभावी हो जाएगा, और क्योंकि ये कैंसिल हो गया तो कैंसिल होने के कारण क्या होएगा, इस पूरे के पूरे कोर में से सिर्फ और सिर्फ इसका ही प्रभाव रहेगा, और ट्रांसफार्मर क्या करेगा, अच्छे से कार्य करेगा। ठीक है, तो इस करंट के प्रवाहित होने के कारण यहाँ पे इस कोर के अंदर एक और फ्लक्स प्रवाहित होता है, और वो जो फ्लक्स रहेगा वो फ्लक्स इसकी दिशा में, यानी प्राइमरी फ्लक्स की दिशा के अंदर रहेगा। ठीक है, ठीक है, प्राइमरी फ्लक्स की दिशा में रहेगा, इसका मान क्या रहेगा, φ2 डैश, और ये कितना रहेगा, ये रहेगा φ2 के बराबर। मैं क्या बोल रहा हूँ, φ2 डैश किसके बराबर रहेगा, φ2 के बराबर रहेगा, और ये क्या करेगा, φ2 डैश इसको क्या करेगा, ख़त्म कर देगा। किसको ख़त्म कर रहा है, ये φ2 फ्लक्स को। और क्योंकि ये फ्लक्स ख़त्म हो गई ना, तो अब ये कमज़ोर नहीं पड़ेगा। कौन नहीं पड़ेगा, φ1 कमज़ोर नहीं पड़ेगा, और
ये ट्रांसफार्मर साधारण रूप से क्या कर पाएगा, प्रचालन कर पाएगा या कार्य कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और बोली जाती है कि ये जो I2 है ना, ये I2 धारा कौन सी धारा है, मैंने अभी क्या बोला कि ये I2 धारा वो धारा है जो कि सेकेंडरी के कारण क्या हुई, प्राइमरी के अंदर प्रवाहित हुई, और इसका कार्य क्या रहा, इसके द्वारा एक फ्लक्स उत्पन्न किया गया या प्रेरित किया गया। उस फ्लक्स का कार्य क्या कर रहा, ये फ्लक्स क्या करता है, जो सेकेंडरी के कारण जो फ्लक्स है ना, उसको क्या कर रहा है, एक तरीके से खत्म कर रहा है। ठीक है, तो खत्म कैसे कर रहा है, खत्म कर रहा है तो उस खत्म करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे चुंबकीय क्षेत्र को खत्म कर रहा है ना ये बेसिकली, तो चुंबकीय क्षेत्र को खत्म करने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं विचुंबकन की प्रक्रिया। क्या बोलते हैं, विचुंबकन की। ठीक है, अगर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा रहा होता ना कोई, तो उसको हम लोग बोलते हैं चुंबकन की प्रक्रिया। ठीक है, तो अब क्योंकि ये क्या कर रहा है, विचुंबकन की प्रक्रिया कर रहा है, तो इसको हम लोग एक नाम भी देते हैं, क्या बोलते हैं, विचुंबकन फ्लक्स, विचुंबकन फ्लक्स। ठीक है, विचुंबकन का मतलब होता है डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स। ठीक है, और ये फ्लक्स किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, I2 के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो इस करंट को हम लोग बोलते हैं विचुंबकन धारा। क्या बोल रहे हैं हम लोग, विचुंबकन धारा। ठीक है, ये बेसिक इनके कंसेप्ट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या रहेगा, अगर आप नो लोड अवस्था से इसकी तुलना करते हो लोड की, तो क्या रह रहा है, आप क्या नोट कर पा रहे होंगे कि इस कोर के अंदर, इस कोर के अंदर जो भी धारा प्रवाहित हो, जो भी फ्लक्स प्रवाहित हो रहा है ना, वो उस केस के अंदर I0 के कारण था। ठीक है, किस कारण था, I0 के कारण था। और I0 क्या थी, ये नो लोड की धारा थी, और नो लोड की धारा मतलब कौन सी, प्राथमिक धारा। ठीक है, यानी कोर के अंदर जो फ्लक्स प्रवाहित हुआ किसके कारण रहा, प्राथमिक धारा के कारण। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या नोट कर पा रहे हो कि इस केस के अंदर भी जो लास्ट के अंदर फ्लक्स बचा है ना, वो कौन सा फ्लक्स बचा है, सिर्फ और सिर्फ φ1 बचा है। क्यों बचा है, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है कि जो φ2 है ना, जो φ2 सेकेंडरी के कारण उत्पन्न हुआ था ना, वो किसके कारण, φ2 डैश के कारण, सॉरी इसके कारण क्या हो गया, एक तरीके से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचेगा लास्ट के अंदर कौन बचेगा, φ1 ही बचेगा, और ये φ1 किसके कारण है, ये प्राइमरी करंट यानी I1 के कारण ही है। ठीक है, यानी दोनों के केस के अंदर, नो लोड के केस के अंदर भी और लोड के केस के अंदर भी, जो बसता जो फ्लक्स है ना, या बसता जो करंट है ना, वो किसके कारण फ्लक्स करंट बसता है, वो I1 के कारण जो फ्लक्स है, जो कि प्राथमिक फ्लक्स है, उसके कारण, मतलब प्राथमिक फ्लक्स बसता है। ठीक है, अब क्योंकि इस कोर के अंदर दोनों केसेस के अंदर जो फ्लक्स बच रहा है, वो कौन सा बच रहा है, कौन सा बच रहा है, वो प्राथमिक फ्लक्स बच रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि क्योंकि ये कोर के अंदर ये एक ही फ्लक्स रहे ना दोनों के केस के अंदर, यानी दोनों के केस में क्या है, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स समान है। ठीक है, और वो भी किसके अंदर, मैं क्या बोल रहा हूँ, कोर फ्लक्स। ठीक है, कोर के अंदर जो फ्लक्स समान है, तो सिर्फ और सिर्फ इस कारण से, क्योंकि फ्लक्स समान है ना, तो दोनों केसेस के अंदर, यानी नो लोड की स्थिति में भी और ऑन लोड की स्थिति के अंदर भी, जो कोर के अंदर क्षतियां होती है ना, क्षतियां किस कारण होगी, वो क्षतियां होती है फ्लक्स के कारण। ठीक है, तो वो दोनों की दोनों क्षतियां मतलब नो लोड में भी और ऑन लोड के अंदर भी, जो कोर क्षतियां है ना, वो हमेशा क्या रहती हैं, स्थिर रहती हैं। ठीक है, यानी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जो कोर क्षतियां रहती है ना, कौन सी कोर क्षतियां, उनको हम लोग स्थायी क्षति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्थायी क्षति। ठीक है, स्थायी क्षति क्यों बोला हमने, स्थायी क्षति सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि, स्थायी क्षति इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे जो कोर की क्षति है ना, वो भले से आप लोड पे रखो ट्रांसफार्मर को, भले से ना रखो, दोनों के केस के अंदर रहेंगी उस कोर के अंदर, और दोनों की दोनों नियत रहेगी, इसलिए इसको स्थायी क्षति बोला। ठीक है, अब जैसे दूसरी क्षतियाँ क्या हो रही थी ट्रांसफार्मर के अंदर, दूसरी क्षतियाँ हो रही थी इन कुंडली के अंदर, किनके के अंदर, जो प्राइमरी कुंडली और सेकेंडरी कुंडली, और उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ताम्र क्षति बोल रहे थे। क्या नाम बोल रहे थे, ताम्र क्षति। क्या बोल रहे थे, ताम्र क्षति। ठीक है, हम लोग वहाँ पे नो लोड की स्थिति में क्या बोल रहे थे, हम ये बता रहे थे कि जो सेकेंडरी साइड है ना, उस सेकेंडरी साइड के अंदर कोई भी धारा नहीं है। क्या बोल रहा हूँ मैं, सेकेंडरी साइड में कोई भी धारा नहीं है, तो कोई भी धारा नहीं थी, तो यहाँ पे जो क्षति थी वो क्या थी, बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, पर यहाँ पे क्या है,
यहाँ पे सेकेंडरी साइड के अंदर क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी तो इसके अंदर भी क्या होगी, क्षति होगी। कौन सी क्षति, ताम्र क्षति, ठीक है। यानी यहाँ पर ताम्र क्षति की कोई ना कोई वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो अगर आप तुलना करोगे ना दोनों केसेस के अंदर, तो कोर क्षति तो क्या रही, स्थायी रही, दोनों के अंदर रही, पर ये ताम्र क्षति है ना, सिर्फ और सिर्फ लोड की अवस्था के अंदर रहती है। इसलिए इस क्षति को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका हम लोग नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, अस्थायी क्षति। क्या बोल रहे हैं हम लोग, अस्थायी क्षति। अस्थायी क्यों, क्योंकि ये नो लोड की स्थिति में तो थी नहीं और लोड की स्थिति में यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या चीज़ पढ़ी, यहाँ पे सिर्फ सिंपल सी बात ये पढ़ी कि इस पूरे के पूरे जब भी आप लोड के ऊपर ट्रांसफार्मर को वर्क कराते हो ना, तो जब भी आप लोड पे वर्क कराओगे तो जो कोर के अंदर जो फ्लक्स है उसके अंदर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ रहा है, आपको जस्ट मैंने बताया कि जब भी आपने लोड के ऊपर ट्रांसफार्मर का प्रचालन किया ना, तो सेकेंडरी साइड के कारण जो भी फ्लक्स रहता है वो फ्लक्स प्राइमरी के अंदर एक एक्स्ट्रा फ्लक्स उत्पन्न होकर उसको क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। और लास्ट के अंदर कौन सा फ्लक्स बचता है, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वाइंडिंग वाला फ्लक्स, ठीक है, जिसको हम लोग φ1 बोल रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि फ्लक्स वही बच रहा है जो कि प्राइमरी के कारण है, और ऐसा का ऐसा केस नो लोड की स्थिति में भी हो रहा था, वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे भी फ्लक्स कौन सा था, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के कारण था। यानी दोनों के केसेस के अंदर क्या हो गया, फ्लक्स बराबर हो गया। और फ्लक्स बराबर हो गया तो उस फ्लक्स के कारण जो भी कोर के अंदर क्षतियाँ हैं वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इस कारण से इस कोर के अंदर होने वाली क्षतियों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थायी क्षति बोल रहे हैं। स्थायी क्षति क्यों बोले, क्योंकि दोनों के केस के अंदर ये बराबर है। पर जैसे दूसरी क्षति के बारे में बात करते हैं, कौन सी क्षति, ताम्र क्षति के बारे में, तो जब नो लोड की बात कर रहे थे ना हम लोग, तो नो लोड के केस के अंदर सेकेंडरी के अंदर किसी भी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी। और अगर धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तो उसके कारण जो भी फ्लक्स उत्पन्न होना है वो उत्पन्न ही नहीं हो रहा था, ठीक है। और क्योंकि धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी तो उसके कारण जो भी क्षति उत्पन्न होनी थी ना तांबे के अंदर, कौन से वाले, सेकेंडरी साइड वाले के अंदर, वो उत्पन्न नहीं हो रही थी। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, वो उत्पन्न हो रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी के अंदर क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। यानी क्या हो गया, यहाँ पे ताम्र क्षति भी हुई, किसके केस के अंदर, जब आपने लोड के ऊपर ट्रांसफार्मर को कार्य करवाया। यानी ये ऐसी क्षति, कौन सी वाली, तांबे वाली जो क्षति है ना, ये नो लोड की स्थिति में तो थी नहीं और लोड की स्थिति में आ गई। यानी क्या हो गया, वहाँ पे थी नहीं, यहाँ पे आ गई। इसका मतलब ये क्या रहेगी, ये अस्थायी क्षति हो गई, ठीक है। इन दोनों क्षतियों के बारे में हम लोग डिटेल के अंदर आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर पढ़ेंगे और वहाँ पे आपको अच्छे से शायद ये दोनों की दोनों क्षतियाँ क्लियर भी होंगी। आज का जो लेक्चर था वो किसके ऊपर था, ट्रांसफार्मर का लोड के ऊपर प्रचालन। अगर आपको मेरा लेक्चर, मेरी क्लास पसंद आ रही है और ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो आप मेरी इस क्लास को और मेरे जो अन्य वीडियोज़ हैं उनको आपके मित्रों के साथ, आपके फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के ऊपर जैसे टेलीग्राम वगैरह के ऊपर शेयर किया कीजिए, ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा पाएँ। और अगर आप मुझसे और अच्छे कंटेंट की उम्मीद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे।